तो आज इस क्लास में लेकर आ गया हूँ दोस्तों होम साइंस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। 60 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग और इसमें से 50 वो भी सही कर देते हैं तो आप लोग की एग्जाम की तैयारी अच्छी मानी जाएगी। चलते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। जिसका 1 नंबर सवाल है दोस्तों होम साइंस का है। 1 नंबर सवाल है दोस्तों, गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों? गले में जो कौन सी ग्रंथि पाई जाती है तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। तो एक का आंसर बच्चों ये होगा थायराइड ग्रंथि। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 2 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा महिलाओं में कितने अंडाशय पाए जाते हैं दोस्तों? महिलाओं में अंडाशय दोस्तों कुल 2 पाए जाते हैं। तो 2 का आंसर बच्चों बी होगा 2। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पे महिलाओं में मासिक धर्म चक्र का समान है तो कितने दिनों का होता है दोस्तों? महिलाओं में जो मासिक धर्म चक्र होता है दोस्तों वो कुल होता है दोस्तों समान तो 28 दिनों का होता है। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा 28 दिन का होता है। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पे गर्भावस्था का मुख्य लक्षण क्या है दोस्तों? गर्भावस्था का जो मुख्य लक्षण होता है वो दोस्तों पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो उसका होगा दोस्तों आंसर मासिक धर्म का बंद हो जाना। तो 4 का आंसर बच्चों बी होगा जो गर्भावस्था का मुख्य लक्षण है। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 5 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पे एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा व्यायाम सबसे उपयुक्त है दोस्तों? एक गर्भवती अगर स्त्री है तो जो व्यायाम है दोस्तों वो टहलना है जो एक गर्भवती स्त्री के लिए सबसे उपयुक्त है। तो 5 का आंसर बच्चों सी होगा। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 6 नंबर सवाल है दोस्तों, मानव शरीर में जल की मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? जो मानव शरीर में जो जल होता है वो होता है दोस्तों 60 से 70%। तो 6 का आंसर बच्चों बी होगा 60 से 70%। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 7 नंबर, यहाँ पे बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? बच्चों में जो अस्थायी दांतों की संख्या होती है कुल 20 होती है। तो 7 का आंसर बच्चों सी होगा 20। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पे नवजात शिशु के लिए सबसे उत्तम आहार कौन सा है दोस्तों? नवजात जब शिशु होता है दोस्तों उसके लिए सबसे उत्तम आहार होता है माँ का दूध दोस्तों। तो 8 का आंसर बच्चों होगा बी माँ का दूध। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 9 नंबर सवाल है दोस्तों, शिशु को पूरक आहार कितने माह की आयु में देना चाहिए दोस्तों? शिशु को जो पूरक आहार 6 माह की आयु में देना चाहिए। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा 6 माह। तो शिशु को दोस्तों पूरक आहार 6 माह में देना चाहिए। इसका आंसर बच्चों बी होगा 6 माह। और अगला सवाल है दोस्तों 10 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पे किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों? किस ग्रंथि को जो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है तो वो कहा जाता है दोस्तों प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। प्यूटरी ग्रंथि को इसे पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो 10 का आंसर बच्चों होगा प्यूटरी ग्रंथि। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 11 नंबर, डिप्थीरिया, टेटनेस और काली खांसी के बचाव के लिए निम्नलिखित में से किसका टीका लगाया जाता है दोस्तों? तो वो लगाया जाता है दोस्तों डीपीटी का टीका। तो इसका आंसर बच्चों होगा बी डीपीटी का टीका। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पे टीबी यानी क्षय रोग से बचाव के लिए जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है दोस्तों? तो उसको जो टीका लगाया जाता है दोस्तों टीबी के बचाव के लिए बीसीजी का टीका। तो 12 का आंसर बच्चों बी होगा बीसीजी का टीका। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 13 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पे ORS का घोल मुख्य रूप से किस बीमारी के उपचार में दिया जाता है दोस्तों? ORS का जो होता है वो किस बीमारी में दिया जाता है दोस्तों? निर्जलीकरण में दिया जाता है ORS का घोल। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा निर्जलीकरण। सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कहीं भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और आप लोगों का 60 को में कितना सही हुआ है ये भी बताइएगा दोस्तों वीडियो के लास्ट में कमेंट करके। 16 नंबर सवाल है दोस्तों, शुद्ध जल कैसा होता है दोस्तों? शुद्ध जल दोस्तों रंगहीन होता है, गंधविहीन भी होता है, स्वादहीन भी होता है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा इनमें से सभी है जो शुद्ध जल का प्रकार है। तो 14 का आंसर बच्चों डी होगा इनमें से सभी। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 15 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पे जल को शुद्ध करने का सबसे आसान और प्रभावित घरेलू तरीका क्या है दोस्तों? जल को शुद्ध करने का सबसे आसान और घरेलू तरीका है वो है दोस्तों जल को उबालना। तो 15 का आंसर बच्चों बी हुआ जल को उबालना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा पोषक तत्व शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है दोस्तों? किस पोषक तत्व में शरीर के ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है दोस्तों? वो है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होता है जो शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। तो 16 का आंसर बच्चों बी होगा जो कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा बनाता है। तो 16 का आंसर बच्चों बी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 17 नंबर सवाल है दोस्तों, शरीर की वृद्धि, विकास और ऊतकों की मरम्मत के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों?
किस तत्व का आवश्यक होता है दोस्तों शरीर के लिए, तो वो होता है दोस्तों किस तत्व की आवश्यकता होती है, इसको याद रखिएगा। शरीर के विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर बच्चों सी होगा प्रोटीन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर सवाल है यहाँ पे, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी बीमारी होता है, तो 18 का आंसर बच्चों बी होगा स्कॉर्बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी होती है, तो 19 का आंसर बच्चों बी होगा रतौंधी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 20 नंबर सवाल है, आयोडीन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है दोस्तों? जो आयोडीन की कमी होती है उसे घेगा रोग होता है, जिसे गोइटर के नाम से जानते हैं, तो 20 का आंसर बच्चों बी होगा घेगा रोग, जो आयोडीन की कमी से होता है। अगला सवाल है दोस्तों 21 नंबर, लोहे की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है दोस्तों? वो होता है दोस्तों एनीमिया होता है, तो इसका आंसर बच्चों ए होगा एनीमिया, जिसे रक्तहीनता के नाम से जानते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 22 नंबर, भोजन को दूषित होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? तो जो भोजन को जब दूषित होता है उसको बचाने के लिए भोजन को ढक कर रखना चाहिए, तो इसका आंसर बच्चों ये होगा भोजन को ढक कर रखना चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 23 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, खाद्य पदार्थों का मानकीकरण गुणवत्ता के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है दोस्तों? मानकीकरण और गुणवत्ता के लिए जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों ISI मार्क का उपयोग किया जाता है, तो 23 का आंसर बच्चों होगा ISI मार्क। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 24 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, मानकीकरण चिन्ह देने का भारत में किस संस्था द्वारा किया जाता है दोस्तों? वो किया जाता है दोस्तों BIS द्वारा, तो इसका आंसर बच्चों ए होगा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, तो 24 का आंसर बच्चों ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 25 नंबर सवाल है यहाँ पे, पारिवारिक आय का मुख्य स्रोत कौन सा है दोस्तों? पारिवारिक आय का जो मुख्य स्रोत है वह दोस्तों वेतन व मजदूरी है, कृषि व व्यापार है, और इसका आंसर बच्चों होगा और ब्याज और किराया, इसका आंसर बच्चों डी होगा, जो पारिवारिक आय का मुख्य स्रोत है, तो इसका आंसर बच्चों डी होगा इनमें से सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 26 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, पारिवारिक बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है दोस्तों आय और व्यय में संतुलन बनाना, जो पारिवारिक बजट का मुख्य उद्देश्य होता है, तो 26 का आंसर बच्चों ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 27 नंबर सवाल है यहाँ पे, बैंक में बचत खाता खोलने का लाभ क्या होता है दोस्तों? बैंक में जो बचत खाता खोला जाता है उसका मुख्य लाभ है दोस्तों धन सुरक्षित रहता है बैंक में दोस्तों, ब्याज मिलता रहता है बैंक से दोस्तों, और आवश्यकता पड़ने पर निकाला भी जा सकता है, तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, जो बैंक में खाता खोलने का मुख्य लाभ होता है, तो 27 का आंसर बच्चों डी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 28 नंबर सवाल है यहाँ पे दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था दोस्तों? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1986 ईस्वी को लागू किया गया था, तो इसका आंसर बच्चों होगा बी 1986 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 29 नंबर सवाल है दोस्तों, उपभोक्ता अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करा सकता है दोस्तों? जो उपभोक्ता है वो अपनी शिकायत दोस्तों उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है, तो 29 का आंसर बच्चों ये होगा उपभोक्ता फोरम में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 30 नंबर, सूती वस्त्रों की क्या विशेषता होती है दोस्तों? सूती वस्त्रों की जो विशेषता होती है वो आरामदायक होता है दोस्तों और जल अवशोषक होता है। तो सूती वस्त्रों की जो होती है विशेषता दोस्तों वो होती है दोस्तों जो आरामदायक होता है और जल अवशोषक होता है, तो इसका आंसर बच्चों ए होगा, जो सूती वस्त्रों की विशेषता होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 31 नंबर सवाल है दोस्तों, रेशमी कपड़ों की धुलाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? जो रेशमी जो कपड़ा होता है उसकी धुलाई के लिए दोस्तों किया जाता है उपयोग रीठा या माइल्ड डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है रेशमी कपड़ों की धुलाई के लिए, तो 31 का आंसर बच्चों बी होगा रीठा या माइल्ड डिटर्जेंट का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 32 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, ऊनी कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए क्या रखना चाहिए दोस्तों? ऊनी कपड़ों को जो कीड़ों से बचाने के लिए नेप्थिलीन की गोलियां रखनी चाहिए, तो 32 का आंसर बच्चों ये होगा नेप्थिलीन की गोलियां। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 33 नंबर सवाल है यहाँ पे, सूती कपड़ों को कड़ा और चमकदार बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? वो किया जाता है दोस्तों कलफ का या स्टार्च का या मांड का, इसी का नाम है कलफ का, स्टार्च या मांड। तो सूती कपड़ों को चमक और कड़कदार बनाने के लिए कलफ का उपयोग किया जाता है, तो 33 का आंसर बच्चों ये होगा कलफ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 34 नंबर सवाल है यहाँ पे। 34 नंबर सवाल है दोस्तों, सफ़ेद सूती कपड़ों का पीलापन दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? जो सफ़ेद सूती कपड़ा होता है उसका पीलापन दूर करने के लिए दोस्तों नील का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर बच्चों बी होगा नील। सफ़ेद सूती कपड़ा का पीलापन दूर करने के लिए नील का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 35 नंबर सवाल है दोस्तों,
दाग यानी धब्बा उड़ाने की मुख्य विधियाँ कौन सी है दोस्तों? वो दोस्तों रासायनिक विधि भी होता है दोस्तों, अवशोषक विधि होता है, घोलक विधि होता है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, जो दाग धब्बे छुड़ाने की मुख्य विधियाँ हैं। तो 35 का आंसर बच्चों डी होगा, इनमें से सभी। अगला सवाल दोस्तों 36 नंबर यहाँ पे, वस्त्रों का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों? वस्त्रों का जो चयन करना चाहिए दोस्तों उस समय दोस्तों मौसम और अवसर का भी ध्यान रखना चाहिए, आय और शारीरिक संरचना पर भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, व्यवसाय और पसंद पर भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, इनमें से सभी पर ध्यान रखना चाहिए वस्त्रों का चयन करते समय। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 37 नंबर सवाल है दोस्तों, प्राथमिक रंग कौन कौन से है दोस्तों? प्राथमिक जो रंग है वो है दोस्तों लाल है, नीला है और पीला है। तो 37 का आंसर बच्चों ए होगा, लाल, पीला और नीला जो प्राथमिक रंग का है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 38 नंबर सवाल है दोस्तों, द्वितीयक रंग कैसे बनते हैं? द्वितीयक रंग जो बनते हैं दोस्तों दो प्राथमिक रंगों के मिलने से बनते हैं, मिलाने से बनते हैं द्वितीयक रंग। तो 38 का आंसर बच्चों ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 39 नंबर सवाल है दोस्तों, सजावट के सिद्धांतों में से कौन शामिल है दोस्तों? सजावट के जो सिद्धांतों में शामिल है वो शामिल है दोस्तों संतुलन भी शामिल है दोस्तों, लय भी शामिल है दोस्तों, अनुपात भी शामिल है दोस्तों। इनमें से सभी है जो सजावट के सिद्धांतों में शामिल होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 40 नंबर सवाल है दोस्तों, घर की सफाई का क्या महत्व है दोस्तों? घर की सफाई जो किया जाता है दोस्तों, जो घर की सफाई किया जाता है दोस्तों उससे फायदा होता है दोस्तों, स्वास्थ्य अच्छा रहता है दोस्तों, स्वास्थ्य अपना शरीर का अच्छा रहता है, तबीयत खराब नहीं होता है, कीट पतंगों से बचाव होता है दोस्तों, कीट मकोड़ा नहीं आता है, घर सुंदर दिखता है दोस्तों। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, इनमें से सभी है जो घर की सफाई का महत्व है दोस्तों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 41 नंबर सवाल है दोस्तों, कचरा प्रबंधन के लिए कौन सा तरीका सही है दोस्तों? कचरा जो प्रबंधन है उसके लिए दोस्तों गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग अलग रखना चाहिए। तो इसका आंसर बच्चों ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 42 नंबर सवाल है दोस्तों, खाद्य संरक्षण की कौन सी विधि है दोस्तों? खाद्य संरक्षण की जो विधि है वो विधि है दोस्तों सुखा कर रखना चाहिए, सुखाना निर्जलीकरण कहते हैं, ठंडा रखना चाहिए दोस्तों, और अचार और मुरब्बा बनाना चाहिए। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, जो खाद्य संरक्षण की विधि है दोस्तों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 43 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पे दूध को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है दोस्तों? दूध को जीवाणु रहित बनाने के लिए दोस्तों जो उपयोग तरीका अपनाया जाता है उसका नाम है दोस्तों पास्चराइजेशन है। तो इसका आंसर बच्चों होगा ए, पास्चराइजेशन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला सवाल है दोस्तों 44 नंबर यहाँ पे सवाल है दोस्तों, खाद्य पदार्थों में मिलावट से क्या नुकसान होता है दोस्तों? खाद्य पदार्थों में जब मिलावट किया जाता है उसमें स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है दोस्तों, धन की हानि होती है दोस्तों, पोषक तत्व तो कम मिलते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, इनमें से सभी है जो खाद्य पदार्थों में मिलावट किया जाता है उसका नुकसान है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 45 नंबर, अपमिश्रण का क्या अर्थ होता है दोस्तों? अपमिश्रण का जो अर्थ होता है वह होता है दोस्तों खाद्य पदार्थों में घटिया या हानिकारक वस्तु मिलाना, जो अपमिश्रण का अर्थ होता है। तो 45 का आंसर बच्चों ए होगा, खाद्य पदार्थ में घटिया या हानिकारक वस्तु मिलाना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 46 नंबर सवाल है यहाँ पे, बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं दोस्तों? बच्चे के जो विकास को प्रभावित करता है कारक वह है दोस्तों वंशानुक्रम है। तो इसका आंसर होगा बच्चों वंशानुक्रम होगा, वातावरण एवं पोषण होगा, पारिवारिक माहौल होगा। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, जो बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है। 46 का आंसर बच्चों सभी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 47 नंबर सवाल है यहाँ पे, सामाजिक विकास का क्या अर्थ होता है दोस्तों? सामाजिक विकास का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों समाज के नियमों एवं व्यवहारों को सीखना। तो 47 का आंसर बच्चों ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 48 नंबर सवाल दोस्तों, बाल या बाड़ी आंगनबाड़ी केंद्र को क्या क्या महत्व है दोस्तों? 48 नंबर सवाल है दोस्तों, आंगनबाड़ी केंद्रों का क्या महत्व है दोस्तों? तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, आंगनबाड़ी जो केंद्र है उसका महत्व है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि बच्चों का पोषण एवं टीकाकरण करना, अनौपचारिक शिक्षा देना दोस्तों, स्वास्थ्य जांच करना। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, जो सभी काम है आंगनबाड़ी का, सभी काम है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 49 नंबर सवाल है, किस उम्र तक के बच्चे को शिशु कहा जाता है दोस्तों? 1 साल के जन्म से लेकर 1 वर्ष तक के बच्चे को शिशु कहा जाता है। तो 49 का आंसर बच्चों ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है यहाँ पे, किशोरावस्था की अवधि सामान्य क्या मानी जाती है दोस्तों? किशोरावस्था की जो अवधि होती है वो 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। तो 50 का आंसर बच्चों बी होगा, 12 से 18 वर्ष। 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके लास्ट में बताइएगा कि आप लोग का 60 में कितना सही हुआ है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल है यहाँ पे, बुजुर्गों में कौन सी मुख्य समस्या होती है दोस्तों? बुजुर्ग जो होता है कम बूढ़े हो जाते हैं, उनकी जो मुख्य विशेषता होती है
शारीरिक कमजोरी होती है दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी असुरक्षा होती है, एकाकीपन होता है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, इनमें से सभी हैं जो एक बुजुर्ग की विशेषता होती है, समस्या होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 52 नंबर सवाल है दोस्तों, गृह विज्ञान पढ़ने से क्या लाभ होता है दोस्तों? गृह विज्ञान जो पढ़ा जाता है उसका लाभ क्या होता है दोस्तों? गृह प्रबंधन का ज्ञान होता है दोस्तों, आहार और पोषण की जानकारी मिलती है दोस्तों, स्वरोजगार और करियर के अवसर मिलते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, जो गृह विज्ञान पढ़ने के प्रमुख लाभ मिलता है, इनमें से सभी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 53 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, समय प्रबंधन का क्या अर्थ है दोस्तों? समय प्रबंधन का जो अर्थ है वो अर्थ है दोस्तों समय का उचित और योजनाबद्ध उपयोग करना चाहिए। 53 का आंसर बच्चों ये होगा, समय का उचित और योजनाबद्ध उपयोग करना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 54 नंबर सवाल है, कार्य सरलीकरण से आप क्या समझते हैं दोस्तों? कार्य सरलीकरण का समय का लाभ है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, कार्य सरलीकरण से क्या लाभ होता है दोस्तों? इसका लाभ होता है दोस्तों समय और ऊर्जा की बचत होती है कार्य सरलीकरण से, कार्य में थकावट की कमी होती है दोस्तों, इस कार्य में कुशलता की होती है दोस्तों। इसका आंसर बच्चों होगा, क्वेश्चन है दोस्तों, कार्य सरलीकरण से क्या लाभ होता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा बच्चों समय और ऊर्जा की बचत होती है। तो 54 का आंसर बच्चों ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 55 नंबर, बजट का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा माना जाता है दोस्तों? बजट का जो सर्वोत्तम प्रकार है बचत का बजट होता है। तो 55 का आंसर बच्चों ए होगा, बचत का बजट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 56 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, भविष्य की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले बचत का अच्छा साधन क्या है दोस्तों? जो भविष्य के लिए सुरक्षा के लिए जो बचत किया जाता है उसका अच्छा साधन दोस्तों डाकघर भी है, जीवन बीमा भी है दोस्तों, बैंक डिपॉजिट भी है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, इनमें से सभी है। तो सभी होगा दोस्तों इसका आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 57 नंबर, चेक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? जो चेक होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो चेक दोस्तों वाहक चेक होता है, रेखांकित चेक होता है, आदेशिक चेक होता है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, इनमें से सभी है जो चेक का प्रकार है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है यहाँ पे, कौन सी बीमारी अशुद्ध जल और दूषित भोजन के सेवन से फैलता है दोस्तों? वो होता है दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों, बीमारी अशुद्ध जल और दूषित भोजन के कारण फैलता है, वो फैलता है दोस्तों हैजा एवं टाइफाइड होता है। तो 58 का आंसर बच्चों ए होगा, हैजा एवं टाइफाइड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 59 नंबर सवाल है यहाँ पे, वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? वायु के द्वारा जो फैलता है वो फैलता है दोस्तों खसरा एवं चेचक वायु के द्वारा फैलता है। तो 59 का आंसर बच्चों ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 60 नंबर सवाल है यहाँ पे, मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में इनमें से कौन शामिल नहीं है दोस्तों? जो मानव की मूलभूत आवश्यकता होती है इनमें से जो शामिल नहीं है वो है दोस्तों मनोरंजन है, जो मानव के मूलभूत आवश्यकता में शामिल नहीं है। तो 60 का आंसर बच्चों सी होगा, मनोरंजन। तब यहाँ तक दोस्तों आप लोगों का 60 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया हूँ होम साइंस का, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों, बार बार आने वाला प्रश्न था दोस्तों। आप लोगों का 60 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। और किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो दोस्तों तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।